छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा टीएस सिंहदेव से हमारे जो एडिटर हैं अभिषेक शुक्ल, उन्होंने खास बातचीत की है। अब वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ बातचीत में एक ऐसी हस्ती है जिसको छत्तीसगढ़ में बड़े सौम्य चेहरे के तौर पे जाना जाता है और जिनके बिना छत्तीसगढ़ की सियासत के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। फिलहाल विपक्ष में है। मुलाकात करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी से। बहुत बहुत स्वागत सर। आपसे बहुत सारी बातें बहुत बार होती रही हैं। अभी लगभग मैं ये चालू करूंगा कि 2 साल लगभग सरकार को पूरे होने वाले हैं और आप लोगों को भी विपक्ष में बैठे लगभग 2 साल हो रहे हैं। क्या आपका 2 साल बाद आकलन है? आप लोग जिस वजहों से हारे थे, उन वजहों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बातें और काफ़ी चर्चा हो गई, उन वजहों को कितना कवर कर पाए हैं, आगे के लिए कितना तैयार खुद को पार्टी कर पाई है? आपको क्या लगता है? समीक्षा तो हो गई है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी समीक्षाएं तो हुई हैं और पूरी समीक्षाएं हुई हैं। उनका सार निकाल के अगले चुनाव में उन बातों को ध्यान में रखना, मैं समझता हूं कि पार्टी जरूर और हम सब जरूर उसका ध्यान रखेंगे। एक सामान्य चर्चा, जैसे आपने कहा काम नहीं हो रहा, उसको लेकर एक चर्चा होती है कि कई सारी ऐसी योजनाएं, फ्री बीज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कि उन योजनाओं में एक बड़ा बजट सरकारों का चला जाता है। आप लोगों के समय भी काफ़ी कई सारी चीज़ों को फ्री बीज, बहुत सारी चीज़ें दी गई थी और एक चर्चा ये है कि अगले चुनाव में भी शायद अब ये फिर बढ़ा चढ़ा कर दोनों ही दल आपस में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करें। इसे कितना सही मानते हैं और क्या आपको लगता है कि ये कामकाज को प्रभावित करता है? जिसके फ्री बीज बोलते हैं, एक प्रमुख बात जिसने चुनाव पे भी असर डाला, चुनाव के परिणाम पे भी असर डाला, महतारी वंदन, कि सभी महिलाओं को हम 1000 रुपया महीना देंगे। इसका खर्चा कितना है? मान लीजिए 70 लाख महिलाओं को आप दे रहे हैं तो 700 करोड़ हो गया महीने का, 12 सत्ते 84 हो गया, 8400 करोड़ रुपए हो गए लगभग। एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, पर मोटा मोटी अपन पकड़ेंगे तो यही आता है। तो क्या सरकार 8400 करोड़ रुपया का व्यवस्था करके बाकी काम नहीं कर सकती? आमदनी भी तो बढ़ती है ना। तो आप लोग कहते थे डायरेक्ट अकाउंट में या जेब में हम पैसे डालते हैं और एक आम चर्चा है हार के कारणों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं दिखा। क्या आप भी मानते हैं कि ये भी नहीं? उसमें देखिए, मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्जा माफ आपने किया, मैं रफली फिगर लेता हूँ, तो आपने बजट में से तो नहीं लिया, आपने लोन लिया, लोन के कंपोनेंट को आपको पटाना है, तो एडिशनल बर्डन कितना आया? ब्याज भी होता है, बाकी चीज़ भी होती है, उसको छोड़ दें। अगर सिंपली अपन लें कि आपने 10,000 करोड़ का लिया, 1000 करोड़ रुपए आपको हर साल पटाना है, 10 साल में आपको लोन पटा देना है, पट जाएगा। ब्याज जोड़ लीजिए, रकम कम ज़्यादा होगी, उसको सबको कर लीजिए, वो अपने जगह है एक समझने के लिए। तो क्या 1000 करोड़ रुपया से आपको फर्क पड़ जाएगा? कई राज्य सरकारें हम सुनते हैं कि परेशान हो जा रही है, उनको बजट उनका गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रकार की घोषणाओं को आप सही मानते हैं कि हाँ ठीक है चुनाव में, क्योंकि हर चुनाव, अगले चुनाव में बढ़ चढ़कर घोषणाएं होती हैं ऐसी? इसमें आप तो मैनिफेस्टो कमेटी के भी रहे हैं, तो जी इसलिए खास तौर पे आपसे सवाल। मेरी राय बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में सीधे लोगों को जो लाभ पहुंचाने की इस प्रकार की योजनाएं हैं, 100% उनको करना चाहिए। एक सीमा है, आपने 1000 किया, 10,000 रुपए महीने नहीं दे सकती सरकार, पर 8000 की घोषणा आप लोगों के 1000 से ज्यादा दे सकती है। 1000 से हमने तो 1500 कहा। नहीं, 8000 जैसे लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से था। 8,333, 1 लाख को अगर आप भाग देंगे और उसको फिर 8.5 कर दिया था तो 1,02,000 हो गया। हर परिवार की आमदनी इस देश में न्यूनतम 1 लाख की होनी चाहिए, ये उस घोषणा पत्र में था। हर व्यक्ति को 1 लाख, हर परिवार को 1 लाख देना। टैक्स पेयर थोड़ा नाराज हो जाता है कि यार हमको कुछ नहीं मिलता, हमारे टैक्स पेयर को मिलता है तुलनात्मक। टैक्स पेयर ज्यादा कहाँ है? शहरों में। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर करिए अबुझमाड़ के गांव से, कोई तुलना है? एक कहावत हो गई है और वो हम पकड़ लेते हैं, हम सब पकड़ लेते हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा। आपको जो बिजली की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है, वो अबुझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो सड़कें हैं वो अबुझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अबुझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो मॉल्स और बाकी एंटरटेनमेंट के साधन हैं, जीवन स्तर आपका बढ़ा हुआ है, वो अबुझमाड़ में है क्या? मैं थोड़ा पार्टी की तरफ आऊँगा। बड़ी चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से थी कि आप लोगों के चुनाव हारने के बाद से संगठन में बहुत सारे चेंजेस होंगे।
आपको और भूपेश बघेल जी और तमाम नेताओं की बड़ी कई सारी भूमिकाओं में भी चेंजेस होंगे। उनको महासचिव बना दिया गया। आपको लेकर एक चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष शायद आपको बना सकते हैं, वो अभी तक ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर समझ नहीं आया। फिर बीच में और भी कुछ कंट्रोवर्सी आ गई जो आपने अभी देखा, आप जिस पे महेंद्र जी ने चमचा वर्ड का भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये बदलाव क्या अटका हुआ माने, क्या इस पे चल रहा है? सभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उदयपुर का जो हमारा चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए पार्टी के संगठन को लेके। एक था उम्र का, कि सभी पदों में लगभग ये सुनिश्चित करना है कि 50 साल से नीचे के आधे लोग रहेंगे, 50 साल से ऊपर के आधे लोग रहेंगे। तो ये बुढ़वा लोग जिसको हम कह सकते हैं, 50 साल से ऊपर वाले कब्जा करके ना रहें, निरंतरता एक बनी रहे, यंग टैलेंट भी सामने आता जाए, उसमें से छान के जब वो 50 पार करेंगे तो उस कैटेगरी की भी लीडरशिप या पार्टी का संगठन में काम करने वाले तैयार रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे। एक ये दूसरा ये तय हुआ था कि 1 मैन 1 पोस्ट। बहुत सारे और निर्णय थे। तीसरा एक संगठन को लेके ये तय हुआ था कि एक निश्चित पीरियड से ज्यादा एक व्यक्ति को कंटिन्यू नहीं करते रहना है। कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, जिला अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, बदलते रहे भूमिका। आपने कई बार कहा कि अगर मौका मिला तो करूंगा। ये तो जनरल बात होती है। देखिए, कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक, आप जैसे लोग पूछते हैं आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप कौन कहेगा कि नहीं मैं नहीं बनूंगा? तो आपने अपने नंबर काट दिया पहले। किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं अगले चुनाव में आप, और आप अपने आप को किस भूमिका में पाते हैं? एक तो मुद्दे जो बात आती है कि सरकार अब काम कर रही है, तो विपक्ष की जवाबदारी ही रहती है कि जहां पर सरकार को वो खुद अपने आप को सही नहीं कर पा रही है या सुधार नहीं ला रही है, तो विपक्ष की भूमिका है कि आवाज उठाए, लोगों के बीच के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज उठाए ताकि सरकार उसको सही करे। ना करे सही उस बात को उठाने के बाद भी तो फिर पब्लिक देख रही है, अगले चुनाव में उसका प्रभाव पड़ सकता है। निरंतर सुधार और एक दूसरे से जुड़ाव बना रहे, तो संगठन को मजबूत करना। एक चर्चा जो आमतौर पे होती है, जो चुनाव के हारने के तुरंत बाद भी सामने आई थी कि गुटबाजी पार्टी के अंदर है। क्या आप 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या किस स्तर पर हैं? बाहर की चर्चाओं से आप कितने वाकिफ़ हैं और कितना इस पे काम करना आपको लगता है कि पार्टी को ज़रूरी है? इसमें भी मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि कोई दुनिया की इकाई ऐसी होती ही नहीं है जहां मतंतर नहीं होता। आप परिवार से चालू कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में मतंतर, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों के बीच में मतंतर, भाई भाई के बीच में मतंतर, बंटवारे भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। यहीं से जो इकाइयां बनती हैं, बड़ी सामाजिक इकाइयां, राजनीतिक इकाइयां, उनमें भी वही बात होगी। आप जिस मीडिया हाउस से जुड़े होंगे वहां भी मतंतर, हम लोग जिस राजनीतिक इकाई से जुड़े हुए हैं वहां भी मतंतर, ये तो होंगे ही, ये प्राकृतिक है। ये नकारात्मक न हो, उस दिशा में काम करना। तो गुट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पार्टी 28 में किसी फेस के साथ जाएगी या फिर जैसे 2018 में हमने देखा था उस तरीके से चुनाव होगा? 90% से ज़्यादा परिस्थिति रहती है कि फेस से नहीं जाते हैं। ये 2023 का चुनाव भी हम फेस से नहीं गए थे, जॉइंट लीडरशिप का कंसेप्ट था। अभी खड़गे जी भी अभी आए, उन्होंने भी मीटिंग में स्पष्ट तौर पे यही कहा। तो वो छत्तीसगढ़ के लिए भी बात हो गई कि एक उनने संदेश भी दिया कि सबको मिलकर काम करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिंहदेव जी। तो हमारे साथ टीएस बाबा थे, और हमेशा जैसे स्पष्टता से साथ बोलते हैं, स्पष्टता के साथ बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर रखी है, बिल्कुल क्लियर विजन के साथ, साफ गोई से अपनी बातें उन्होंने रखी। चाहे राजनीतिक टारगेट की बात हो या सरकार पर प्रहार की बात हो, हर बातों को सौम्यता के साथ उन्होंने सामने रखी है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार मुलाकात फिर किसी खास शख्सियत से। नमस्कार।